हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जो है आपका सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, जिसे हिंदी में सामाजिक प्रभाव और समूह प्रक्रियाओं के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 से 4 सवाल पूछे गए थे इस टॉपिक से, जो कि 3 से 4 नंबर काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपके टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाले थे 5 अप्रैल का, उसका जो डेट है उसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो आपके पास काफ़ी प्रॉपर टाइम है अपने साइकोलॉजी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी दिया जा रहा है सिर्फ ₹200 के अंदर, जिसके अंदर आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में एक्सप्रेशन के साथ दिया जा रहा है। और आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है सिर्फ ₹151 के अंदर। किसी भी सब्जेक्ट के लिए खासकर बीपीएससी एग्जाम के लिए आपको एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए, जो कि आपको सिर्फ ₹151 के अंदर मिल जाता है। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो सिर्फ आपको सिलेबस 100% कवर हो जाता है सिर्फ आपको ₹300 के अंदर, जो कि आपके पॉकेट मनी और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो भी कल के वीडियो की तरह लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि हर एक दिन एक टॉपिक आपको कवर कराया जाए, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए और भी बहुत सारे मैंने प्लानिंग कर रखा है और आपको टॉपिक वाइज मैंने प्रैक्टिस सेट करने कराने का सोचा हुआ है। तो बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, आपको सब कुछ इसी चैनल पे आपको कराए जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। मतलब है कि एक समाज है, उसके अंदर आप किसी संरचना पे या किसी टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हो, तो उसमें मिनिमम कितनी संख्या होनी चाहिए या कितनी सदस्यों की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है 4, 2, 5 या ऑप्शन डी है 3। तो आपसे न्यूनतम पूछा गया था, तो न्यूनतम में आपका 2 हो जाएगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी बात को रखने के लिए कम से कम एक इंसान को होना ज़रूरी होता है। अगर आप सिर्फ़ अपने आप से बात करोगे, तो लोग देखकर आपको पागल कहेंगे, ठीक है? इसलिए आपको 2 इंसान होना चाहिए किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आज का टॉपिक है वो है सामाजिकरण, ठीक है? सामाजिकरण पे आपका बेस है ये टॉपिक, जो कि आपने सीटेट में और आपने बीएड में पढ़ा होगा सामाजिकरण। इसको लेकर आप अच्छे से पता होगा, क्योंकि आपको शॉर्ट नॉलेज तो बिल्कुल होगा। सामाजिकरण जो कि आप समाज में जो देखते हो, जिसकी नकल करते हो, उसको सामाजिकरण कहते हैं। आसान भाषा में डेफिनेशन यही होगा सामाजिकरण का। लेकिन मैं आपको एक परफेक्ट डेफिनेशन बताता हूँ सामाजिकरण का, और इसके कुछ कंसेप्ट है, और इसको आपका 2 मिनट का टाइम लूँगा इसको पूरा व्याख्या करके, इसको पूरा समाजीकरण होता क्या है, कितने प्रकार होते हैं, मैं अगर आपको अच्छे से समझा देता हूँ, तो जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं इस टॉपिक में, इस प्रैक्टिस सेट में, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना। कोई भी बात में डाउट होता है, आप उसे नोट डाउन करके आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सवाल पूछा जाता है आपके पेपर में कि समाजीकरण होता क्या है? तो याद रखिएगा, समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के सदस्य बनते हैं। इसके समाज के भीतर कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, विश्वास और मूल्य व्यवहार प्राप्त करने की प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। समाजीकरण आपके जन्म से लेकर और आपके जीवन भर जारी रहता है। जब तक आप मर नहीं जाते हो, तब तक आप समाज में कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, कुछ ना कुछ आप नकल करते रहते हो समाज की। उसको कहा जाता है सामाजिकरण। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ कि सामाजिकरण होता क्या है, तो आपने अक्सर देखा होगा, बच्चे जो होते हैं वो दूसरों की व्यवहार को उसको नकल करते हैं। सिर्फ़ बच्चे ही नकल नहीं करते, हम लोग भी किसी न किसी के इंसान को या किसी भी चीज़ का हम नकल करते देखते हैं। जैसे कि अगर आप किसी कोई इंसान को फ़ॉलो करते हो, कोई इंसान आपके किसी का कपड़ा अच्छा लगता है, किसी की खूबसूरती काफ़ी अच्छी लगती है, तो आप उसका नकल करने की कोशिश करते हो और जानने की कोशिश करते हो कि उसकी खूबसूरती का राज क्या है, वो क्या यूज़ कर रही है, क्या यूज़ कर रहा है। उसको जो प्रोडक्ट होता है उसे कॉपी करने की, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो। मतलब एक तरह से व्यवहार का नकल करना कहलाता है।
जो कि आपके सामाजिकरण में इसका एग्जाम्पल हुआ सामाजिकरण का। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि सामाजिकरण का कितने प्रकार होते हैं? तो सामाजिकरण के आपके बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो उसमें से मुख्य प्रकार होते हैं वो 2 होता है। कौन-कौन सा? तो पहला होता है आपका प्राइमरी, हिंदी में क्या कहते हैं? प्राइमरी को हिंदी में आपको प्राथमिक कहते हैं। और दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी को हिंदी में क्या कहते हैं? सेकेंडरी को हिंदी में आपका द्वितीय या माध्यमिक नाम से जानते हैं। 2 नाम है सेकेंडरी का, एक द्वितीय समाजीकरण और दूसरा माध्यमिक समाजीकरण। याद रखिएगा, समाजीकरण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, विकासात्मक, प्रत्याशित, असमाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण, ऐसे बहुत सारे समाजीकरण के प्रकार हैं। लेकिन उसमें से मुख्य 2 प्रकार काउंट किए जाते हैं आपके साइकोलॉजी में, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी आपके प्राथमिक समाजीकरण बच्चे उसके जीवन में उन लोगों के बीच होता है जिनके साथ उसने प्राथमिक संबंध होते हैं। जैसे कि माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी, टीचर, ये सब आपके प्राइमरी सोशलाइज़ेशन के अंदर आते हैं। मतलब प्राथमिक के अंदर आते हैं, जहाँ से बच्चे अपना ज्ञान अर्जन करते हैं, सबसे पहले लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, उसे हम प्राइमरी कहते हैं। जैसे कि अगर बच्चा जन्म घर में लेता है, तो सबसे पहले बच्चा जो होता है वो आपके माता-पिता, दादा-दादी, अंकल-आंटी, भाई-बहन के साथ खेलता है। तो वहाँ से उसका समाजीकरण स्टार्ट होता है, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी सोशलाइज़ेशन, प्राइमरी प्राथमिक समाजीकरण, ठीक है? दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है? तो सेकेंडरी समाजीकरण तब होता है जब हम अपने परिवार से बाहर के लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, बाहर के लोगों से बात करते हैं, तो आपका सेकेंडरी समाजीकरण स्टार्ट होता है। एक और कथन समाजीकरण में कहा जाता है कि सेकेंडरी में, कि सेकेंडरी समाजीकरण उसके जीवन के उन लोगों के बीच होता है जिनके साथ हम द्वितीय संबंध रखते हैं। द्वितीयक संबंध वो होता है जिसमें व्यक्ति का उन लोगों के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत, अंतरंग या आमने-सामने का संबंध नहीं होता। उसे समाजीकरण प्रक्रिया की सेकेंडरी सोशलाइज़ेशन कहते हैं, जिसमें आपका स्कूल आ जाता है, हॉस्पिटल आ जाता है, कॉलेज हो गया, ऐसे बहुत सारे तमाम चीज़ें जो आप घर से बाहर जाते हो, बाहर से दुनिया में इंटरैक्ट करते हो, वो आपको सेकेंडरी सोशलाइज़ेशन काउंट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समाजीकरण, सामाजिक कर के प्रकार आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको इतना बात मेरी समझ आ चुकी होगी, तो आप आने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे आज के टॉपिक चैप्टर नंबर 7 का। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया, तो वीडियो को 1 से 2 बार आप ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और जैसे-जैसे क्वेश्चन हम आगे कंप्लीट करेंगे, जो भी पॉइंट मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट है, मैं उसको अच्छे से आसान भाषा में जितना हो सकता है, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन है समूह का प्रभाव, समूह के साथ संबद्धता, समूह का आकार, या ऑप्शन डी है समूह की सदस्यता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक समूह के लिए निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? मतलब आपको बताना कि किस ग्रुप में सामाजिक समूह का सबसे ज़्यादा एकता देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन है ब्राह समूह, जिसे आप आउटर ग्रुप कहते हो, अंत समूह, जिसे इंटर ग्रुप कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है गतिशील समूह, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंत समूह, जिसे इंग्लिश में इंटर ग्रुप कहा जाता है। इंटर ग्रुप होता क्या है? तो जिस समूह में हम भावना प्रबल रूप से पाई जाती है, उसे अंत समूह कहते हैं। ये समूह आपसी निर्भरता और विश्वास भाईचारे की भावना दिखाता है। इंटर ग्रुप ऑफ रिलेशन, जिसे आप अंत समूह के नाम से जानते हैं। एक होता है बाह्य समूह या आउटर ग्रुप। आउटर ग्रुप क्या होता है? तो ऐसा समूह जिसके सदस्यों में परायपन की भावना अधिक होती है, एक दूसरे से उदासीन व्यवहार करते हैं, ऐसा समूह आउटर ग्रुप कहलाता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा एकता देखने को मिलती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाऊँ, तो जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके क्लोज़ फ्रेंड होते हैं, उनमें आपको एकता देखने को ज़्यादा मिलती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे, जिनसे आप सिर्फ़ दोस्ती है, लेकिन उनके साथ कोई एकता नहीं है, कोई आपका लगाव नहीं है, उसे कहेंगे आउटर ग्रुप। एक होता है इनर, एक होता है आउटर। इनर ग्रुप में जो आपके घनिष्ठ संबंध है, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड हो गए, हस्बैंड हो गए, वाइफ़ हो गए, ये सब आपके अंतर ग्रुप के अंदर आते हैं। और बाह्य समूह में आपके आउटर लोग, जो कि आपसे ज़्यादा घनिष्ठ नहीं है,
आपसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या फिर ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, उसको कहा जाता है आउटर ग्रुप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक समूह नहीं है? मतलब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके सेकेंडरी ग्रुप का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है राजनीतिक दल, विद्यालय, औद्योगिक संगठन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट मैंने आपको बताया था सेकेंडरीज़ ग्रुप वो होते हैं जो कि आपके घर से बाहर आउटर दुनिया से बाहरी दुनिया से आप जब इंटरैक्ट करते हो, वो आपका सेकेंडरी ग्रुप कहा जाता है। जिसमें आपके राजनीतिक दल, विद्यालय और औद्योगिक संगठन ये सब आपके द्वितीयक समूह के अंदर आते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है कौन-सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपका अगर ये सवाल पूछा जाता कि निम्नलिखित में कौन प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन डी। क्योंकि ये सारे 3 ऑप्शन आपके सेकेंडरी ग्रुप के हिस्सा हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। विद्यालय जो है आपकी प्राइमरी का हिस्सा होता है, ना कि सेकेंडरी का, यहाँ पर गलत है। जिसने प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है इसे आप सुधार कर लीजिएगा और कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आप आँख बंद करके प्राइमरी टिक आउट करना, आपका आंसर 100% सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? पहला ऑप्शन है संगठित समूह, सेकंड ऑप्शन है द्वितीयक समूह, थर्ड ऑप्शन है अस्थायी समूह और फोर्थ ऑप्शन है प्राथमिक समूह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा प्राथमिक समूह, मतलब प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और मैंने अभी तक आपको अच्छे से समझा चुका हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो आपको बताना है कि परिवार कौन सा समूह है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जहाँ भी परिवार दिखना आँख बंद करके प्राइमरी आप टिक आउट कर देना, 100% आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, समूह संरचना संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि समूह संरचना किससे संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है नेतृत्व, समूह का आकार, समूह लक्ष्य या ऑप्शन डी है संचरण का माध्यम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समूह संरचना आपके समूह के आकार से संबंधित नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 8, समूह में व्यक्ति का कार्य निष्पादन घट जाए तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सामाजिक विभेदन, सामाजिक स्वैराचार, सामाजिक विनियम या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कल का वीडियो मैंने आप लोगों को देखा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोगों का, बहुत लोगों ने कमेंट किया और जो भी कमेंट करते हैं मुझे देखकर अच्छा लगता है कि उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, वो कोशिश करते हैं। बाकियों की तरह देखो, जो भी आप वीडियो देखते हो, सिर्फ़ अगर आप वीडियो देखते हो, तो जो आपका ध्यान होता है, जो आपका मन होता है, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। जितने लोग कमेंट करते हो, कमेंट करने से क्या होता है कि आप जो आपका फ़ोकस होता है सिर्फ़ क्वेश्चन पे होता है और ऑप्शन पे होता है, बाकी आपका ध्यान कहीं नहीं भटकता। इसलिए मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपका जो 100% जो आपका ध्यान होता है, जो आपका मेंटालिटी या फ़ोकस बोलो, 100% आपको वीडियो पे रहता है, आपके क्वेश्चन और आंसर पे रहता है। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए आप कोशिश करो सारे लोग आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने का। इसलिए मैं आपको आंसर नहीं दिखाता हूँ कि आप लोग ट्राई कर सकते हो कमेंट बॉक्स में आंसर देने का, और उससे मैं हर किसी का मैं कमेंट देखता हूँ कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन कितने कमेंट सही बता रहे हैं, कितना आंसर गलत बता रहे हैं, सब चीज़ मैं नोटिस करता हूँ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बार-बार कि आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करो। अगर नहीं तो मैं इसका आंसर आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देता। मैं आपको जज करने के देता हूँ कि आप खुद को जज कर पाओ कि आपकी तैयारी कैसी है, कितनी आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। तभी ऐसा हो पाएगा जब आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा सामाजिक स्वैराचार। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किस समूह में निष्ठा का भाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? संदर्भ समूह, चल समूह, महासमूह या ऑप्शन डी या अंत समूह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा अंत समूह, जिसके अंदर आपको किसी भी समूह के अंदर निष्ठा का भाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और जस्ट मैंने आपको बताया था अंत समूह क्या होता है, तो इंटर ग्रुप ऑफ रिलेशन, ठीक है? इसे इंग्लिश में भी नोट डाउन कर सकते हो। इंटर ग्रुप ऑफ रिलेशन, जिस समूह में हाय भावना प्रबल रूप से पाई जाती है उसे अंत समूह कहते हैं।
ये समूह अपनी निर्भरता और विश्वास भाईचारा का भावना दिखाई देता है। तो उसको कहते हैं इनर आउटर ग्रुप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, समूह संरचना में किसका संबंध नहीं है? पहला ऑप्शन है समूह की बनावट, समूह का आकार, संचार प्रारूप या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, समूह निर्माण की किस अवस्था में अंत समूह दृढ़ होता है? पहला ऑप्शन है निर्माण अवस्था, सेकंड ऑप्शन है हो हंगामा की अवस्था में, थर्ड ऑप्शन है मानक स्थापित करने की अवस्था या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, हो हंगामा की अवस्था। हो हंगामा होता क्या है? तो हो हंगामा एक बोल सकते हो कि गैंग ग्रुप को कहा जाता है, जिसे बेसिकली किशोर अवस्था को कंसिडर किया जाता है हो हंगामा की अवस्था में, जिसके अंदर अंध समूह को सबसे ज़्यादा दृढ़ पाया जाता है। इसकी निर्माण की व्यवस्था बताई जाती है। जब आप ग्रुप में रहते हो, जो आप किशोर अवस्था जो पीरियड होता है, उसमें बहुत सारे आपके ग्रुप बनते हैं, बहुत सारे आपके दोस्त बनते हैं, जिसमें आपको ग्रुप मेकर के नाम से जाना जाता है। ग्रुप निर्माण की समूह निर्माण की अवस्था होती है हो हंगामा की अवस्था या किशोर अवस्था, इसे कंसीडर आप कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है मानक, भूमिका, समूह सोच या ऑप्शन डी है पदवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, समूह सोच। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन संघर्ष का विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है चेतन प्रक्रिया, निरंतर एवं अस्थिर प्रक्रियाएं, सार्वभौमिक प्रक्रिया या ऑप्शन डी है भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां। आपको बताना है कि इनमें से कौन संघर्ष का विशेषता नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, आसानी से इसका आंसर बता पाइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो, भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां किसी भी संघर्ष की विशेषता नहीं बताई जाती है। संघर्ष जब भी आप करते हो तो भी आपको फायदा होता है, उसमें कोई भी दूरियां नहीं होती और ना ही कोई भेदभाव होता है जब आप किसी भी चीज़ के लिए जब आप संघर्ष करते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन क्या है? पहला ऑप्शन है मुजफ्फर शरीफ ने, सेकंड ऑप्शन है सोलमोन एस ने, थर्ड ऑप्शन है इबिक जोनिस ने या ऑप्शन डी है मिल ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, सोलमोन एस। सोलमोन एस कौन थे? तो सोलमोन एस एक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जो कि प्रयोग में एक प्रभावशाली शोधकर्ता माने जाते हैं। समूह अनुसाधन के लिए सबसे ज़्यादा इनका नाम माना जाता है, जिनका जन्म 14 सितंबर 1907 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पोलैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे, पोलैंड। याद रखना, एक बहुत बड़ी फेमस गेस्टाल्ट, ठीक है, याद रखना गेस्टाल्ट वैज्ञानिक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, सोलोमोन एस। क्वेश्चन नंबर 15, एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है समूह की सदस्यता, समूह के साथ संबंधता, समूह का प्रभाव या ऑप्शन डी है समूह का आकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समूह का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत दूरी, सामाजिक दूरी, सार्वजनिक दूरी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपने संबंधियों से बातचीत करने के लिए व्यक्तिगत दूरी, सामाजिक दूरी और सार्वजनिक दूरी की उपयोग किया जाता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है किस दूरी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से सारे उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होता। अगर यहाँ पर आंसर लिखा होता ऑल ऑफ दीज, तो हम ऑल ऑफ दीज आंसर काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं लिखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दिया नहीं गया है। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम ऑप्शन डी कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बैड वैगन। बैड वैगन प्रभाव किसका एक कारण है? आपने नाम सुना होगा बैड वैगन का, जो कि साइकोलॉजी में क्लास 12 हो या चाहे आप किसी भी पीजी हो चाहे ग्रेजुएशन हो, हर जगह बैड वैगन प्रभाव का एक कारण पढ़ाया जाता है आपके साइकोलॉजी में।
जो कि आपने सुना होगा। अगर आपने क्लास किया होगा तो इससे बेखूबी आपने नाम सुना होगा बैंडवैगन का। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ कि बैंडवैगन प्रभाव होता क्या है। बैंडवैगन प्रभाव एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें लोग मुख्य रूप से कुछ करते हैं क्योंकि अन्य लोग ऐसे कर रहे हैं। उनकी अपनी मान्यताओं की परवाह किए बिना जिसे वे अनदेखा कर सकते हैं, उसे ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, जिसका प्रभाव होता है बैंडवैगन प्रभाव। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ, तो बहुत लोग आपने देखा होगा आईफ़ोन। आईफ़ोन देखकर जिसके पास आईफ़ोन है और जिनके पास आईफ़ोन नहीं है, तो जिनके पास आईफ़ोन नहीं है, तो जिसके पास आईफ़ोन है, उनको देखकर उनको आईफ़ोन खरीदने की चाहत उत्पन्न होती है। तो ये जो प्रभाव उत्पन्न होता है, जो चाहत उत्पन्न होती है, उसको कहा जाता है बैंडवैगन। भले उनको आईफ़ोन चाहिए, उसकी आईफ़ोन की कोई ज़रूरत उनको नहीं है, लेकिन सिर्फ़ शो ऑफ करने के लिए, सिर्फ़ दिखावा के लिए उनको आईफ़ोन चाहिए, बल्कि उनके लाइफ़ में आईफ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास जो फ़ोन है, उनसे वो काम चल सकता है, लेकिन शो ऑफ करने के लिए, उसको प्रभाव दिखाने के लिए उनको आईफ़ोन चाहिए, जिसका लक्षण माना जाता है बैंडवैगन्स प्रभाव का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, समूह ध्रुवीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है? पहला ऑप्शन है अनुरूपता का, आज्ञापालन का, अनुपालन का, या ऑप्शन डी है विषमता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुरूपता। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी ग्रुप का समूह नहीं है? पहला ऑप्शन है विद्यालय, पुस्तकालय, महाविद्यालय, या ऑप्शन डी है अभिजात समूह। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विद्यालय आपको जस्ट मैंने बताया था कि ये सेकेंडरी में आता है, पुस्तकालय भी आपके सेकेंडरी में आएगा और महाविद्यालय भी आपके सेकेंडरी में आएगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है द्वितीय समूह नहीं है, तो आपका अभिजात समूह है, जो कि आपके जो दोस्त होते हैं वो आपके प्राइमरी कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि आपके बचपन से वो आपके साथ रहते हैं, वो आपके घर के आस आना जाना सब कुछ उनके समाज के कर्म के साथ होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अभिजात समूह। परिवार किसका एक उदाहरण है? तो मैंने जस्ट बताया परिवार एक प्राथमिक मतलब प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा माना जाता है परिवार। अगला क्वेश्चन आपका रिपीट है। आपको बताना है कि समूह के लिए कम से कम कितनी सदस्यों का होना आवश्यक है? तो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कम से कम किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए 2 लोग की होनी ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा नहीं है? विद्यालय, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। जो आपका स्कूल है वो आपका सेकेंडरी में काउंट होता है, मैंने अभी तक कई बार आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, समूह संघर्ष को उत्पन्न करने में किस कारक का हाथ होता है? पहला ऑप्शन है समूह का मानक, समूह का आकार, या ऑप्शन सी है समूह का मूल्य, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 300-400 लोग वीडियो देखते हो, लेकिन मुश्किल से वीडियो लाइक होता है 50 से 60। तो मेरे भाई 300 लोग क्या करते हो? 300 लोग, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जाती है। लाइक करोगे तो आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने का मेरा इच्छा करेगा, और ज़्यादा आप लोग के लिए कोशिश की जाएगी कि आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जाए जो कि आपके डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल रहा है। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे इतनी मेहनत करके आपको कराया जाता है, जिससे आपको हर चीज़ समझ में आए। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल आपके बिहार स्टेट में पूछा भी गया था। जो आपका धर्म होता है वो किस तरह के समूह का उदाहरण है? वो प्राइमरी में आता है या गौण समूह, या औपचारिक, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसको लेकर बहुत बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि जो आपका धर्म है वो किस ग्रुप में कंसीडर किया जाएगा, प्राइमरी में या सेकेंडरी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्राइमरी समूह। प्राइमरी समूह क्यों? क्योंकि आप जब घर में जन्म होता है किसी भी बच्चे का,
तो उसको समाज या फिर भी जो धर्म होता है, उसके बाहरी दुनिया वाले उसको नहीं बताते हैं। सबसे पहले उसके धर्म का ज्ञान उसके घर वाले बताते हैं, जो कि आपके प्राइमरी होते हैं। घर वाले कौन हुए? तो प्राइमरी हुए। तो प्राइमरी वाले ही आपके बच्चे को धर्म के बारे में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको जो धर्म का ज्ञान होता है, उसके प्राइमरी घर वाले, जो कि उसके माता-पिता, भाई-बहन, कोई भी उसके घर वाले हो सकते हैं, जो कि उसको बच्चे को धर्म का ज्ञान देते हैं। इसलिए धर्म को कभी भी आप प्राइमरी ग्रुप में कंसीडर करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि एक सिख समुदाय के सदस्य के लिए मुस्लिम समुदाय किसका उदाहरण होगा? पहला ऑप्शन है प्राथमिक समूह का, गौण समूह का, अंत समूह, या ऑप्शन डी है महासमूह का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। डी क्यों होगा? क्योंकि एक सिख समुदाय का लड़का है और एक बाहरी लड़का है जो कि मुस्लिम समुदाय से है। तो उसको जो ज्ञान मिलेगा, जो उसका ग्रुपिंग होगा, वो आपका आउटर ग्रुप का होगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, जस्ट मैंने आपको बताया था कि बैंडवैगन इफ़ेक्ट किसका एक कारण है। पहला ऑप्शन है समूह समग्रता का, समूह मानक का, समूह ध्रुवीकरण का, या ऑप्शन डी है समूह सोच का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा समूह ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का क्या कारण नहीं है। आपको बताना है कि समूह संघर्ष, जिसे आप इंग्लिश में ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं, उसका कौन सा कारण नहीं है। पहला ऑप्शन है संचार की कमी, सापेक्ष वचन, प्रथिच असमानता, या ऑप्शन डी है पुरस्कार संरचना। तब तक आप इसका आंसर बताइए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा पुरस्कार संरचना। अगला क्वेश्चन है एक संदर्भ समूह, जिसे आप रेफरेंस ग्रुप कहते हैं, उसके लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था निम्नलिखित में कौन सा है। पहला ऑप्शन है समूह की सदस्यता, समूह की संरचना, समूह का आकार, या ऑप्शन डी है समूह का प्रभाव। तो किसी भी ग्रुप में अगर आप रह रहे हो, किसी का भी जो ग्रुप होता है उसका जो प्रभाव होता है, अगर किसी भी ग्रुप का अच्छा ग्रुप है तो उसका जो प्रभाव होगा वो आपका अच्छा पड़ेगा। अगर किसी का जो प्रभाव वो नेगेटिव हो तो आपका जो प्रभाव पड़ेगा वो नेगेटिव पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा, इसलिए आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि जो आपका दोस्ती है, जो आपका संगत है, जो आपका ग्रुप है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें अच्छे बच्चे होने चाहिए। अगर आप गलत संगत में रहते हो तो जो आपका प्रभाव पड़ता है वो आप पे गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो आपके रेफ़रेंस जो दिए जाते हैं वो आपके समूह के प्रभाव के, किसी भी आप ऐसे एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, कोई भी कंपनी है, कंपनी का जो रेफ़रेंस देता है, अगर कोई कंपनी अच्छी है तो उसको रेफ़रेंस दिया जाता है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो आपको जो रेफ़रेंस मिलता है वो आपके समूह के प्रभाव को देखकर ही आपको किसी को रेफ़रेंस दिया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ध्यान से सुनिएगा और आप लोग इसका आंसर बताइए। यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथ को जोड़कर करता है, तो ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत करता है? मतलब एक मुस्लिम लड़का है और एक हिंदू अपने दोस्त है उसका, अगर जब उससे मिलता है तो अपने हाथों को जोड़कर उसे प्रणाम करता है। तो जो प्रभाव है, जो समूह का प्रभाव, वो किसके अंतर्गत काउंट किया जाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, संदर्भ, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसको लेकर बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन होता है और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सेकेंडरी। प्राइमरी क्यों नहीं होगा? प्राइमरी जो है आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को सिखाते हैं कि घर में कैसे किसी भी धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं। लेकिन जो आपका सेकेंडरी, किसी दूसरे इंसान को देखकर हाथ जोड़ना, किसी को रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ आपके प्राइमरी के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप समाज में रहने के बाद आप सीखते हो। बहुत आपने देखा होगा जो आपके मुस्लिम दोस्त हैं, हिंदू इंसान को आदाब बोलते हैं या फिर कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है? आदाब या नमस्कार, ठीक है? तो मैक्सिमम आपने देखा होगा मुस्लिम इंसान जो होता है, हिंदू को आदाब ही बोलता है। वो बहुत आपने कम सुना होगा उसको नमस्कार बोलते हुए। ठीक है? अगर कोई बोलता है तो वो क्यों बोलता है, या फिर हिंदू जो लड़का होता है आदाब कहने के बाद
उसको भी वो आदाब कहता है। वो इसलिए कहता है क्योंकि समाज में उसे देखा जाता है, समाज से वो सीखता है कि एक आदाब करने से, एक नमस्कार करने से, किसी को राम-राम बोलने से कोई उसके धर्म पे आँच नहीं आता है। सिर्फ़ वो आपको एक हेलो, एक ग्रीटिंग वर्ड है जो कि आप एक-दूसरे को संदर्भित करते हो हेलो के वर्ड में। अगर आप उसे नमस्ते बोलो, चाहे आदाब बोलो, चाहे किसी भी ग्रीटिंग वर्ड में हाय, हेलो बोल सकते हो, वो बस एक नज़रिया है देखने का। उसके आपके धर्म पे कोई आँच नहीं आता, कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए इसे हम सेकेंडरी में काउंट करते हैं, जो कि हम समाज में देखकर एक-दूसरे की कॉपी करते हैं, उसे हम सीखते हैं। इसलिए इसे हम सेकेंडरी में काउंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। समूह जिसमें सर्वाधिक एकता होती है, सबसे ज़्यादा एकता किसमें होती है? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, अंत समूह में सबसे ज़्यादा आपको एकता देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर डी गलत दिया गया, इसे आप बी कंसीडर करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, समूह संरचना किससे संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है नेतृत्व, समूह का आकार, समूह लक्ष्य या ऑप्शन डी है संरचना का माध्यम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेतृत्व। निम्नांकित में किसमें सदस्यों में पूरक कौशल नहीं होता है? समूह में, ऑडियंस में, टीम में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दल। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से समूह निर्माण योगदान कंट्रीब्यूशन किसका नहीं होता है? पहला ऑप्शन है आत्मसम्मान की, समर्पितता की, समानता की या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मतलब क्वेश्चन का क्या है कि इनमें कौन समूह निर्माण में योगदान कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। मतलब जो कि आपका ग्रुप होता है, ग्रुप जो आपका बनता है, चाहे फ्रेंड हो, चाहे किसी भी ग्रुप, मतलब मैक्सिमम इसमें ग्रुप की बात की गई है, जो आपकी दोस्ती या आपकी संगत की इसमें बात की जाती है, जो कि आपके समाज में है। तो उसमें पूछ रहा है कि किसे आप कंसीडर नहीं करते हो इन 4 ऑप्शन में। आत्मसम्मान की, समीपता की, समानता की या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका अगर कोई ग्रुप है, कोई आपका फ्रेंड सर्किल है, तो उसमें आप देखना, उसमें आपके आत्मसम्मान को कंसीडर नहीं किया जाता है। मतलब ऐसा कोई बात हम सीरियस नहीं लेते हैं अपने दोस्तों को जो आपके आत्मसम्मान पे ठेस पहुँचाए। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारा ऐसा ग्रुप होता है जिसमें मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, मतलब जैसे कि नॉर्मल तू तड़ाक से बात करना, कुत्ता-कुत्तीन कहना, ये सब किसी के आत्मसम्मान पे ठेस नहीं पहुँचाता है। उसलिए हम उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, आत्मसम्मान को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि सामने वाले को हम उतनी महत्व देते हैं कि वो सामने वाला मतलब उसे इतना हक होता है कि उसे हमें इतना बोल पाए। इसलिए इसमें आत्मसम्मान की कोई बात नहीं होती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें समूह संरचना ग्रुप स्ट्रक्चर का तत्व कौन-सा नहीं है? पहला ऑप्शन है भूमिका, समूह सोच, मानक या ऑप्शन डी है पद या पदवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समूह सोच। क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिक प्रभाव सोशल इन्फ्लुएंस का एक प्रक्रिया कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है अनुपालन, अनुरूपता या ऑप्शन सी है सामाजिक या ऑप्शन डी आज्ञापालन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा का निर्धारक कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, अंतर्व्यक्ति संचार, पुरस्कार संरचना या ऑप्शन डी है प्रासंगिकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 38, एक हिंदू होना मुस्लिम के लिए क्या है? पहला ऑप्शन है आउटर ग्रुप, इनर ग्रुप, प्राथमिक समूह या ऑप्शन डी है गौण समूह। इसका आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, एक हिंदू होना मुस्लिम के लिए आउटर ग्रुप का काम करता है, मतलब आउटर ग्रुप रिलेशन का काम करता है आपके एक हिंदू होना मुस्लिम के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पति-पत्नी से बने समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? या फिर जो आपके बीएफ, जीएफ होते हैं, उनको किस समूह के अंदर रखा जा सकता है, आपको बताना है। प्राथमिक, गौण समूह, अस्थायी समूह या ऑप्शन डी है संदर्भ समूह।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, उनको आप किस ग्रुप में कंसीडर करोगे? प्राइमरी में या सेकेंडरी में या आउटर ग्रुप? ठीक है, 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में आप कमेंट बॉक्स में बताना आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को किस ग्रुप में कंसीडर करोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? तो इसे हम प्राइमरी ग्रुप में कंसीडर करेंगे क्योंकि पति-पत्नी आपके प्राइमरी ग्रुप के अंदर आते हैं, एक परिवार के हिस्से होते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 परिवार किस समूह का उदाहरण है? तो जस्ट मैंने बताया प्राइमरी ग्रुप का आपके हिस्सा होते हैं परिवार। क्वेश्चन नंबर 41 समाज मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में किसका नाम महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है हॉल, वाटसन, मैकडूगल या ऑप्शन डी है रूबिन। जब भी बात की जाए समाज मनोविज्ञान के अंदर तो आप नाम याद रखना हॉल का, जो कि काफ़ी फेमस है समाज मनोविज्ञान में, इनका काफ़ी नाम महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने निकाला था? तो आपको कई बार मैंने बता चुका हूँ और आपको अच्छे से याद होगा, सिगमंड फ्रॉइड का नाम, जिसे मनोविश्लेषण या ज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि समूह संरचना का क्या तात्पर्य है? समूह का आकार, समूह का प्रभावशीलता, समूह का लक्ष्य या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। टोटल चैप्टर 7 में आपके 43 क्वेश्चन थे, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपके 2 चैप्टर और शेष बच गए हैं, जो कि आपकी होली से पहले इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। होली के बाद जब आपका एनसीईआरटी ख़त्म हो जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक बता सकते हो, कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, कौन से टॉपिक पे आप क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हो। तो आप डिपेंड करता है आपके वीडियो और लाइक पर। अगर आप सपोर्ट करते हो वीडियो को, आप चैनल को शेयर करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो आप लोग जो भी टॉपिक डिमांड करोगे, हर टॉपिक पे आपको टॉप जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे टॉपिक को अच्छे से पूरा सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं बताना है, उसको पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा और जितना पॉसिबल हो सकता है उस टॉपिक से क्वेश्चन निकालना। सारे क्वेश्चन को निकाल कर मैं एक आपको पीपीटी के मोड से आपको मैं क्वेश्चन कंप्लीट कराऊँगा। तो बस आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपको हर चीज़ मिलेगा जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जिनको प्रैक्टिस सेट नोट चाहिए, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसके अंदर 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में थ्योरी दिया जा रहा है सिर्फ 200 रुपीज़ के अंदर। और एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है सिर्फ 151। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो सिर्फ आपको ₹50 का डिस्काउंट मिल जाता है, जो सिर्फ आपको 300 के अंदर आपको 100% सिलेबस कवर हो जाता है, जो कि आपके पॉकेट मनी किसी भी फालतू खर्चे से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग के लिए बिहार स्पेशल डेली मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ बीपीएससी, खासकर बीपीएससी एग्जाम के लिए, जो कि जिनका पेपर है बीपीएससी 3.0 का, उन लोग के लिए बिहार स्पेशल टॉप 30 क्वेश्चन मैं डेली आपको एक वीडियो अपलोड करता हूँ। वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार स्पेशल से आपके जीके जीएस करंट अफेयर 40 नंबर के जो सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर में, बिहार स्पेशल से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।